Hello everyone, once again welcome at the पहल क्लासेस वीएनएस। पहल क्लास वीएनएस के मंच पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि उदारवाद की जो विभिन्न धाराएं हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद की जो विभिन्न धाराएं निकली, जिसमें से समाजशास्त्री उदारवाद, अंतर्निर्भरता उदारवाद, गणतंत्रात्मक उदारवाद और आप कह सकते हैं कि संस्थावादी उदारवाद। तो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंसी लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म और रिपब्लिकन लिबरलिज्म। इसमें हम आज के लेक्चर में सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, समाजशास्त्री उदारवाद को देखने का और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विविध घटनाओं को समझने में हमारी सेंस को विकसित करती है, यानी हमारी समझ को कैसे बढ़ाती है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, समाजशास्त्री उदारवाद। समाजशास्त्री एक शब्द है, समाजशास्त्री। समाजशास्त्री का मतलब है कि सामाजिक जो सरोकार हैं, उन सरोकारों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का जो अप्रोच उभरा उसे हम समाजशास्त्री उदारवाद कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने बोला था कि जो उदारवाद है, जो उदारवाद की थिंकिंग है, जो लिबरल थिंकिंग है, वो संवैधानिक राज्यों के साथ डेवलप होते हैं और उस प्रक्रिया में जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है उसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण असर समाजशास्त्री उदारवाद पे है, जो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया है। तो आप समझिए कि कल के लेक्चर में हमने बताया था कि ये मार्केट है। मार्केट जब भी कहते हैं तो इसमें कैपिटलिज्म भी शामिल है, यानी मार्केट के साथ जब भी बात होगी इसकी तो ये पूंजीवाद भी इसमें सम्मिलित है, स्टेट है और सिविल सोसाइटी है। स्टेट का मतलब है संवैधानिक राज्य। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संवैधानिक राज्यों की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो डिक्टेटरशिप न हो, जो सर्वाधिकारवादी सरकारें न हो, लोकतांत्रिक सरकारें हों, जो मर्यादित हों। संवैधानिक, जो संविधान में जो भी उपबंध है संविधान के प्रावधानों के मुताबिक हों, यानी कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि मर्यादित सरकार या मर्यादित राज्य, संवैधानिक राज्य। नागरिक समाज, नागरिक समाज की गतिविधि है, जैसे कि नागरिक समाज में सभी आ जाएंगे, एमएनसीज भी आ जाएगी, सिविल सोसाइटी भी। तो सिविल सोसाइटी तो है ही है। नागरिक समाज यानी एमएनसीज हैं, एनजीओ हैं, आईएनजीओ हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मीडिया है, जो प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं आप, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, इनके जो विविध संगठन हैं, मानवाधिकार संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जो विविध संगठन हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो सब के सब सिविल सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। ये एक कंपोनेंट है मार्केट का, बाजार का। बाजार चलेगा उदारवाद में। आप समझिए उदारवादी जो चिंतन है उसमें बाजार और पूंजीवाद दोनों जो है इसके ऊपर हावी है, राज्य के ऊपर भी है और सिविल सोसाइटी के ऊपर भी है। इसमें आप देखेंगे जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में दो बातें शामिल होती हैं। एक बात तो होती है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो संसाधन है उनका भी क्या हो, मोबिलाइजेशन हो, गतिशील हो, है ना, उनका एकीकरण हो, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्स यानी जैसे वर्कर है, श्रमिक, तो श्रमिक का क्या होगा, उनका भी मोबिलाइजेशन होगा। एक देश से दूसरे देश में वर्कर भी जाएं, आप देखें ना, जो वाइट कॉलर वर्कर हैं, ब्लू कॉलर वर्कर हैं,
है कि नहीं, ये तरह तरह के वर्कर होते हैं, श्रम शक्ति जिसको कहते हैं, उनका भी मोबिलाइजेशन हो, नेचुरल रिसोर्सेज का तो हो ही हो, और साथ ही साथ पूंजी का मोबिलाइजेशन हो, कैपिटल है ना, पूंजी। तो आप देखिए, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें मार्केट और पूंजीवाद हावी है, नियो लिबरल पॉलिसी, नव उदारवादी नीतियां हावी हैं, साथ ही साथ नागरिक समाज मीडिया की गतिविधियां भी हावी हैं, और इसकी भूमिका क्या है, थोड़ी कमज़ोर हो रही है। जो स्टेट है, स्टेट की भूमिका थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो आप देखिए, जो उदारवादी थिंकिंग है, लिबरल थिंकिंग, वो क्या करती है, वो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जो संवैधानिक हो, नागरिक समाज की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि नागरिक समाज क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला है, और साथ ही साथ बाजार और पूंजीवाद को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है पूरा उदारवाद। अब आप समझिए कि वापस आते हैं समाजशास्त्री उदारवाद पे। समाजशास्त्री उदारवाद में आप ये समझिए कि जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स, संवैधानिक राज्य, प्लस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आप इसको मिला दीजिए, यानी ये 3 शब्द हैं, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, संवैधानिक राज्य और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ये तीनों कंपोनेंट समाजशास्त्री उदारवाद का क्या है, बेस बनाता है, इसकी थिंकिंग को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। कैसे? जो यथार्थवादी उपागम है या यथार्थवादी सिद्धांत है, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो बेसिकली क्या है, संप्रभु राष्ट्र राज्यों के बीच की राजनीति है। उनके इस दावे को समाजशास्त्री उदारवाद रिजेक्ट करता है, कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो केवल और केवल स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र राज्यों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति है, समुदाय है और समाजों के बीच का संबंध है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो उसमें जो निजी व्यक्ति है, निजी व्यक्तियों के बीच का संबंध, यानी 2 देशों के बीच का, 2 राष्ट्र राज्यों के बीच के जो निजी प्लेयर हैं, निजी व्यक्ति, उनके बीच का संबंध, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो समुदाय हैं, विभिन्न तरह के जो संगठन हैं, उन संगठनों के बीच का संबंध, चाहे वो MNCs हो, चाहे INGO हो, NGO हो, या जो गैर स्टेट एक्टर्स हों, उनके बीच का संबंध, सिविल सोसाइटी, विभिन्न देशों के सिविल सोसाइटी के बीच का संबंध, यानी कुल मिलाकर के समाजों के बीच का संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाजशास्त्री उदारवाद की दृष्टि से देखेंगे तो किस तरह का संबंध है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र राज्यों का ही संबंध नहीं है, उसके साथ साथ उसके संपूरक के रूप में आप देखेंगे जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसको कहते हैं पार राष्ट्रीय गतिविधियाँ या ट्रांसनेशनलिज्म, एक शब्द है ट्रांसनेशनलिज्म, पार राष्ट्रवाद या पार राष्ट्रीयता, यानी ऐसे संगठन या ऐसे संबंध जो राष्ट्रों की सीमाओं के पार विकसित हो जा रहे हैं। MNC जिसको कहते हैं ना, MNC, यानी आप समझिए वॉलमार्ट है, नाम सुने हैं ना वॉलमार्ट का, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल ये कॉरपोरेशन है, या आप इसको कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये जो है, ये वॉलमार्ट क्या है, ये पार राष्ट्रीयता की बात करती है। इसका सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में विस्तार भर नहीं है, ये कई देशों में इसका विस्तार है, कई देशों में इसकी संस्थाएं, कई देशों में इसके संगठन काम कर रहे हैं। ये जो संगठन है कई देशों में काम कर रहा है। आप समझिए कि पार राष्ट्रीयता, आप जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
आतंकवादी जो संगठन है, वो किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है। उनका कनेक्शन कई देशों में बिखरा हुआ, उनका नेटवर्क कई देशों में है। अगर मान लीजिए अलकायदा है, अलकायदा अलकायदा जो है क्या सिर्फ अफगानिस्तान तक है? नहीं है। उसके नेटवर्क, उसकी गतिविधियों का विस्तार पाकिस्तान में भी है ना, सऊदी अरेबिया में भी है, विभिन्न देशों में, भारत में भी हो सकता है उसका विस्तार। जो आतंकवादी जो संगठन है उनका जो नेटवर्क है कई देशों में बिखरा हुआ है, कई देशों से वो संचालित होता है। तो अब समझिए कि पार राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी गतिविधियों को कोई एक राष्ट्र राज्य नियंत्रित कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए जो एक सेल आतंकवादी संगठन का एक सेल पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो पाकिस्तान सरकार वहाँ तो कर सकती है, लेकिन जो अफगानिस्तान में है वो, जो इंडिया में है वो, जो श्रीलंका में होगा वो, जो सीरिया में है वो, किसी एक राष्ट्र राज्य जो सरकार है, किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है कि ये जो पार राष्ट्रीय जो संबंध डेवलप हो रहे हैं, जो गैर राज्यकर्ता हैं उनके द्वारा उनकी गतिविधियों को, या जो मीडिया है उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना किसी भी एक राष्ट्र राज्य या एक सरकार के बस की बात नहीं है। आप समझिए। तो प्रोसेस ऑफ, वापस आते हैं, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होता है उससे प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को गति मिलती है। तो आप देखेंगे एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार माध्यमों जैसे जैसे बढ़े, उनकी संख्या में वृद्धि हुई या जैसे एडवांस, तो आप देखिए उससे क्या होगा, जो एक्टिविटीज़ हैं, संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं जो व्यक्ति, जो दो समुदायों, दो राष्ट्रों के बीच में जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के स्तर पे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। विभिन्न तरह के जो संगठन है, समुदाय हैं, वो भी जुड़ते हैं। और एक तरह से आप देखेंगे तो समाज का जुड़ाव होता है किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और उनकी जो विविध एक्टिविटीज़ हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा भी समाज एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी संवैधानिक राज्य, सिविल सोसाइटी और मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया कुल मिलाकर के कहाँ ले जाएगी, संबंधों को जोड़ने का काम करेगी, है ना। ऐसे संबंध जो राष्ट्रों की सीमा के पार विकसित हो रहे हैं, उन संबंधों को और विकसित करने में, उन्हें मजबूत बनाने में क्या करती है, ये मदद करती है। एक विचारक हैं जेम्स रोजनाऊ, याद करना आसान है, रोज है, नाउ है, वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, एक सीजन चल रहा है, लव सीजन है। खैर एनीवे, रोजनाऊ, जेम्स रोजनाऊ, NAU है, रोजनाऊ, हिंदी में भी लिख देता हूँ, जेम्स रोजनाऊ। इन्होंने बताया कि जो ट्रांसनेशनलिज्म है, कहा कि जो राष्ट्रीयता है, पार राष्ट्रीयता का संबंध उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्तियों द्वारा, समुदायों द्वारा और समाजों के द्वारा विकसित संबंध राष्ट्रीय सरकारों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संपूरक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो विविध घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर इसका पार राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण असर पड़ता है। आप जरा देखिए 2005 में न्यूक्लियर डील हुआ,
न्यूक्लियर डील किसके बीच में हुआ था? इंडिया और यूएसए के बीच में। इस डील को इस डील को कामयाब बनाने में किसका हाथ था? जो प्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में, जो भारत के जो नागरिक हैं, जिसको एनआरआई कहते हैं, वो अमेरिका में जो प्रवास किए, तो वो प्रवासी भारतीयों की वजह से ये संभव हुआ था। आप समझिए कि इतनी बड़ी घटना थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। इस घटना के ऊपर किसका असर पड़ रहा है? नागरिक समाज का। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जो सिविल सोसाइटी है, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन प्रवासी भारतीयों के ही वजह से भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था। तो फिर भारत परमाणु के मामले में क्या हुआ? शक्ति संपन्न बना, एम्पावर्ड हुआ। हाउडी मोदी, है ना, हाउडी मोदी। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो हमारे प्रधानमंत्री, है ना, पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी गए अमेरिका में, तो उनका स्वागत किया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया हाउडी मोदी। सरकार नहीं थी, वो जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनके द्वारा ये रन कार्यक्रम था और बड़ा ही पॉपुलर कार्यक्रम ये साबित हुआ था, है ना। तो इस तरह की जो है परिस्थितियाँ और चीज़ें चलती रहती हैं। जेम्स रोजनाव का ये मानना है कि जो पार राष्ट्रीयता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किधर करेगा? शांति की ओर करेगा। शक्ति राजनीति के बजाय जो समाज जब एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आएंगे तो इस बात की ज़्यादा संभावना होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होगा? शांति की स्थापना होगी। शांति स्थापना। और एक तरह का आप यह देखिए कि जैसे कि यथार्थवादियों का कहना है कि जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन फॉर रियलिस्ट, यथार्थवादियों का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्टेट क्या है? स्टेट इज यूनिटरी एक्टर। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या है? स्टेट सेंट्रिक है, राज्य केंद्रित। इस नोशन को, इस विचार को जो सोशियोलॉजिकल लिबरल हैं वो क्या करते हैं? इसको नकारते हैं। जो राज्य केंद्रित है, जो नोशन है, उसको समाजशास्त्री उदारवादी से रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि ये राज्य केंद्रित अध्ययन नहीं है या राज्य केंद्रित संबंध नहीं है आईआर, इसमें अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, अदर एक्टर भी इन्वॉल्व हैं। क्या क्या इन्वॉल्व हैं? जैसे एमएनसी हैं, आईएनजीओ हैं, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, या आप कह सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। एमएनसी, आईएनजीओ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो सरकारी संगठन है, जैसे आसियान, सार्क, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एटसेट्रा। ये है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये राज्य केंद्रित तो है नहीं, इसमें ये है सिविल सोसाइटी है, मीडिया है कि नहीं है? तो ये स्टेट सेंट्रिक रहा आईआर? नो, आईआर स्टेट सेंट्रिक नहीं होगा। क्या हो गया? ये है मल्टी सेंट्रिक, यानी प्लूरलिस्ट नोशन है, प्लूरलिस्ट नोशन। कैसा है? बहुकेंद्रित ये व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था है वो कैसी है? बहुकेंद्रित व्यवस्था है। इसी क्रम में एक विचारक है कार्ल डायस, नाम सुना होगा, कार्ल ड्यूस। ये जो है कम्युनिटी सिक्योरिटी की बात करते हैं या सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं।
सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय तो जो कार्ल ड्यूस है और उनके साथियों ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, खासतौर से जो उत्तरी अमेरिका के का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की गतिविधियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत ये एक कंक्लूजन दिए कि वहाँ पे खासतौर से जैसे अमेरिका हुआ या मैक्सिको का जो एरिया है, उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक तरह का सुरक्षा समुदाय उदय हो गया है, विकसित हुआ है। कैसे हुआ है विकसित? कहा कि जो व्यक्ति हैं, समुदाय हैं और जो समाज हैं, समाजों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रणाली जो विकसित हुई, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा और उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ से व्यक्ति, समुदाय और समाज एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गए, काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल गए। और यह भी देखा गया कि उनके जो आपसी जो विवाद थे, जो संघर्ष थे, उस संघर्ष का समाधान बिना किसी बड़े स्तर पर बल प्रयोग किए संभव हो सका। कम्युनिटी का मतलब होता है, क्या होता है? हम की भावना होती है। कुछ खास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कम्युनिटी का गठन किया जाता है ना, चाहे वो राजनीतिक समुदाय हो, चाहे सामाजिक समुदाय हो, धार्मिक समुदाय हो, एक खास उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं, तो उसके लिए उसका गठन किया जाता है। तो कम्युनिटी के भाव में क्या है कि हम की भावना है, यानी हमारे आपसी जो भी संघर्ष होंगे, उन संघर्षों का निपटारा कैसे होगा? बातचीत की प्रक्रिया से होगा। डेमोक्रेसी में जो विवाद है, संघर्ष है, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो क्या होती हैं? संघर्षों का समाधान बल प्रयोग के बजाय किस तरह से करना पसंद करती हैं? आपसी निगोशिएशन से, वार्ता से, मध्यस्थता से, पंच से, इस तरह से। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब आप समझिए कि ये जो समुदाय विकसित हुआ, सुरक्षा समुदाय या सिक्योरिटी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का यह मानना था कि हम आपसी संघर्षों को बिना किसी बल प्रयोग का सहारा लिए, विशाल स्तर पर बल प्रयोग का सहारा लिए हम कर सकते हैं, यानी हम अपने संघर्षों का समाधान कर सकते हैं। तो अगर हमारे बीच संघर्ष नहीं होंगे तो एक तरह से क्या होगा? अगर संघर्ष हो रहे हैं और संघर्ष हिंसक न हो, युद्ध जैसी अवस्था न हो, तो फिर ऐसी अवस्था में, यानी जहां एब्सेंस ऑफ वार होगा, तो वार की स्थिति नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? एक सेंस डेवलप होगा सिक्योरिटी कम्युनिटी का। तो कार्ल ड्यूस ने कहा कि जो उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र है, एक तरह से वो सिक्योरिटी कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? जो कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की जो प्रणाली है, उन प्रणालियों का उपयोग करते हुए अपने आपसी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किए हैं। अब आपको मालूम है कि संचार आप कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होता है। आजकल, आज के समय में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, आईटी का दौर चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचनाओं के आदान प्रदान से कम्युनिकेशन का तरीका क्या हो सकता है? एक तो आईटी क्षेत्र का है, ये तरीका है कि आप चाहे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, गूगल, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप रोड, रेलवे, सी, इस तरह की जो है नेटवर्किंग का इस्तेमाल कीजिए। ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस है, ये चैनल है, कम्युनिकेशन के चैनल हैं। आप कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे? तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन चैनल डेवलप होते गए, वैसे वैसे जो व्यक्ति है, समुदाय है और जो समाज है, वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आने लगे। और जब ज़्यादा करीब आने लगे तो उनके बीच में एक भावना पैदा हुई कि हाँ, हम अब सिक्योर हैं, हम अब, यानी विश्वास बहाली होती है ना, जब आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो क्या होगा? डाउट वगैरह नहीं उठेंगे, विश्वास बहाली की बात होगी ना, ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, डाउट के चांसेस कम होंगे। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए, लंबे समय तक बना रहे, न आप मुझे जानते हैं न मैं आपको जानता हूं, तो ऐसे में क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप की अवस्था में हमारे और आपके बीच में आपसी संबंधों में अविश्वास पैदा होगा, है ना। लेकिन यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन लगातार जारी है, तो ट्रस्ट डेफिसिट के बजाय क्या होगा? ट्रस्ट लेवल और बढ़ेगा। तो हम और आप क्या करेंगे? अगर हमारे और आपके बीच में आपसी कोई मतभेद है, तो उन मतभेदों का हम समाधान कर सकते हैं बातचीत की प्रक्रिया से गुजर करके। आपसी बातचीत से हम उन अपने मतभेदों का
का समाधान कर सकते हैं बजाय बल प्रयोग का। तो ये हुआ सिक्योरिटी कम्युनिटी कि अब हम सुरक्षित हैं, यानी हमारे हित सुरक्षित हैं। तो कार्ल ड्यूस का मानना है कि ये ज़्यादा शांति के लिए, शांति स्थापना के लिए ये ज़्यादा मददगार है बजाय जो राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था है उस व्यवस्था से। राष्ट्र राज्य क्या करते हैं? कृत्रिम सीमा का निर्माण करते हैं। हर राष्ट्र राज्यों की एक राजनीतिक सीमा होती है, बाउंड्री होती है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो वो व्यक्तियों को, समुदायों को और नागरिक समाज की गतिविधियों को क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हमारे राजनीतिक सीमा के भीतर सारा काम हो। लेकिन यहाँ बात हो रही है समाजशास्त्री उदारवादी की जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग किस पे आधारित है? ट्रांसनेशनलिज्म पे। जो राजनीतिक सीमा है, जो राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमाओं के पार संबंध विकसित हो रहे हैं। और जो ट्रांसनेशनलिज्म है, पार राष्ट्रीय संबंध है, उस शांति की स्थापना में ज़्यादा मददगार हैं बजाय कि राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जो संबंध विकसित हो रहे हैं। तो ये था कार्ल ड्यूस का। आप समझिए उनका जो सुरक्षा समुदाय है एक लेवल, एक सेंस को डेवलप कर रहा है। इसी कड़ी में एक और विचारक हैं, उनका नाम मैंने उनका जिक्र भी कर चुका है, जॉन बर्टन। जॉन बर्टन, इनकी एक कृति है वर्ल्ड सोसाइटी। इस वर्ल्ड सोसाइटी में जो इनकी कृति है उसमें इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसको बोलते हैं कॉबवेब मॉडल। इस मॉडल की चर्चा मैंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का जो चौथा चरण था, उस चौथे चरण में हमने इस मॉडल की चर्चा की थी, उसको वहाँ विधिवत समझाया था। ब्रीफ में इसको देखते हैं कि ये कॉबवेब मॉडल है क्या। जॉन बर्टन का कॉबवेब मॉडल। अब आप समझिए, बात हो रही है ट्रांसनेशनलिज्म की, पार राष्ट्रीय संबंधों की। पार राष्ट्रीय संबंध। तो जॉन बर्टन का कहना है कि जो पार राष्ट्रीय जो संबंध विकसित हो रहे हैं, अगर उनके पैटर्न को आप डिकोड करेंगे तो आपको मानव व्यवहार का वास्तविक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मानव व्यवहार का वास्तविक पैटर्न, बजाय कि राज्यों के द्वारा निर्मित जो कृत्रिम सीमा है, उस कृत्रिम सीमा के परे आपको मानव व्यवहार का एक वास्तविक पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी जो कॉबवेब मॉडल है वो ट्रांसनेशनलिज्म की ही व्याख्या करता है कि किस तरीके से संप्रभु राष्ट्र राज्यों के अलावा जो अदर्स एक्टर हैं वो किस तरीके से ट्रांसनेशनलिज्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी को समझना है। तो उन्होंने जो कॉबवेब मॉडल दिया, उसे समझने के लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। कॉबवेब, आप ऐसे समझिए इसे। है ना, सब एक दूसरे, ये स्टेट हैं, स्टेट अब सब एक दूसरे के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है? सभी हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब के सब। अब आप समझिए ये स्टेट है, आप इसको आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, आप एनजीओ भी आप ले सकते हैं इसमें, एमएनसीज वगैरह, मीडिया भी ले सकते हैं, मीडिया। अब आप समझिए एक ये मॉडल आ गया कॉबवेब मॉडल, जॉन बर्टन ने दिया। कॉबवेब यानी मकड़ जाल या वाकजाल मॉडल। आप देख रहे हैं एक जाले का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉबवेब मॉडल है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अब एकमात्र कर्ता धर्ता राज्य नहीं है, राज्य के साथ साथ अदर एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, एमएनसी हो गया, एनजीओ होंगे, आईएनजीओ हो गए,
है ना, मीडिया हो गई, ये सब के सब मार्केट फोर्सेस हो गए, ये सब के सब क्या है, एक स्टेक होल्डर हैं। और राज्य को इन सब के साथ क्या करना पड़ता है, कंपटीशन में जाना पड़ता है, राज्य को निगोशिएट करना पड़ता है इन सब स्टेक होल्डर के साथ। राज्य अकेले किसी डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में अकेले किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकता। विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ क्या करना पड़ता है, इस राज्य को निगोशिएट करना पड़ता है, बार्गेनिंग की सिचुएशन पैदा होते रहते हैं, यानी सौदेबाजी की स्थिति चलती रहती है। तो स्टेट इज नॉट अ सिंगल गेटवे या ओनली गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, अदर एक्टर्स आर आल्सो एग्जिस्ट। तो आप ये समझिए कि एकमात्र चैनल नहीं है राज्य। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तरह से देखेंगे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो किधर विकसित हो रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ या ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टर छूटा नहीं है, सब के सब क्या है, इसमें इन्वॉल्व है। तो एक तरह से यह कॉब वेब मॉडल है जो ट्रांसनेशनलिज्म की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, इसको डिकोड कर रहा है। जो एक्चुअल ह्यूमन पैटर्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उस ह्यूमन पैटर्न को ये क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है ना। और संबंध किस तरह से विकसित हो रहे हैं उसकी भी ये व्याख्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जेम्स रोजनाऊ का यह भी कहना है कि जो ट्रांसनेशनलिज्म है, जो राष्ट्रों के पार संबंध विकसित हो रहे हैं व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के बीच में, ऐसे संबंध पार राष्ट्रीय संबंध क्या है, आप देखेंगे कि जो सरकारों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके साथ ही साथ ये संबंध डेवलप हो रहे हैं, और कहीं कहीं ये राष्ट्र राज्य के साथ प्रतियोगिता में भी हैं। ये अभी बताया ना कि राज्य को क्या करना पड़ता है, बार्गेनिंग सिचुएशन में निगोशिएट करना पड़ता है विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं। जो जॉन बर्टन है उनका यह मानना है कि इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था ओवरलैपिंग ग्रुप का। जॉन बर्टन ओवरलैपिंग ग्रुप या समुदाय आप कह सकते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है ना, ये क्या है, ओवरलैप कर रहा है। यानी मान लीजिए कि एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तीन संगठन हैं, और कोई व्यक्ति तीनों का जब सदस्य बनेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये वाली स्थिति होगी, ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैपिंग। अब आप समझिए कि यदि एक व्यक्ति उसके हित कई देशों में जो है बिखरे हुए हैं, उसके हित, मान लीजिए व्यक्ति है वो पार राष्ट्रीय संबंध में शामिल है उस प्रक्रिया में, मान लीजिए भारत का है व्यक्ति, वो चीन में भी उसने निवेश कर रखा है, चीन के लोगों के साथ भी उसने अपने संबंध को विकसित किया हुआ है, और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी अपना संबंध को विकसित किया हुआ है भारत का व्यक्ति। तो फिर क्या होगा, अगर वो ये बोलते हैं ओवरलैपिंग ग्रुपिंग, यानी जो है ग्रुप ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जो ओवरलैप कर रहा है, तो जो मतभेद होंगे वो मतभेद बढ़ेंगे कि मतभेद को कम करना चाहेगा। हाँ, मतभेद जो है बढ़ने के बजाय क्या होंगे, और कम होंगे। तो यानी जो ओवरलैपिंग ग्रुपिंग है वो क्या कर रही है, मतभेदों को कम कर रही है, और एक तरह से शांति स्थापना में क्या है, सहायक है। तो ऐसे ट्रांसनेशनलिज्म, जो समाजशास्त्री उदारवाद है उसका मानना है कि ट्रांसनेशनलिज्म की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति की स्थापना में सबसे कारगर है, बजाय कि राष्ट्रीय सरकारों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें एक चीज और समझने की बात है, जो जेम्स रोजनाऊ उनका यह मानना है
कि जो ट्रांसनेशनलिज्म है, ट्रांसनेशनलिज्म, ये जो पार राष्ट्रीयता है, इसकी जो प्रक्रिया है, यह दो तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाओं को प्रभावित करती हैं। पहला जो है तरीका ये है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ते हैं। आपस में कैसे जुड़ेंगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू जुड़ेंगे। किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट और वीज़ा की डिमांड होती है। बेटर एजुकेशन पाना चाहते हैं, और बेटर चांस चाहते हैं, क्या? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो आर्थिक रूप से प्रगति करने की भी आकांक्षा रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आकांक्षाएं हैं व्यक्तिगत स्तर पे, वो विभिन्न देशों के व्यक्तियों को एक साथ मिल करके एकीकृत तरीके से सहयोग को विकसित करने में मददगार साबित होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, वो उन गतिविधियों को नियंत्रित करने में जो राष्ट्रीय सरकारें हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कमज़ोर पा रही हैं। कैसे? जो हमने जब जोसेफ नाई का 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड मॉडल बताया था, तो उस चेस बोर्ड मॉडल का जो तीसरा डायमेंशन था, तीसरा आयाम, वो क्या था? सोशल लेयर की बात कर रहा था। सोशल लेयर की बात कर रहा था, यानी सामाजिक दृष्टि से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, तो उस जोसेफ नाई ने बताया कि वो डिफ्यूज्ड है, अपोलर यानी डिफ्यूज्ड है, यानी कोई पोल आपको नहीं दिखेगा, सब मिला हुआ है। मिला हुआ कहने का मतलब यही है कि जो राष्ट्रीय सरकारें हैं वो सिविल सोसाइटी की गतिविधियों पे और जो वैश्विक मीडिया है उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, है ना। बताया ना कि किस तरह से पार राष्ट्रीय संबंध विकसित हो रहे हैं। एक तरह से ये जटिल प्रक्रिया है। अब तो आप समझिए कि जो जेम्स रेजनाउ है, उनका कहना है कि जो पार राष्ट्रवाद है, उस पार राष्ट्रवाद ने दो तरीके से राज्यों के व्यवहार को डिटरमिन किया है। पहला कि जो नागरिक समाज की गतिविधियां हैं, मीडिया की गतिविधियां हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। नागरिक समाज यानी उसके जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न हितों के आकांक्षी हैं, विभिन्न तरह के हित चाहते हैं, और उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय सरकारें जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को दबाने की स्थिति में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझिए कि इस तरह का ट्रांसनेशनल जो रिलेशन है वो राज्य के साथ साथ चलेगा, या राज्य के साथ साथ आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है ना। यानी जो राष्ट्र राज्य है, जो राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में उसकी एक भूमिका है, उससे डिनाई नहीं है। बस समाजशास्त्रीय उदारवादियों का यह असर्शन है कि राष्ट्र राज्य के साथ साथ जो अदर सेक्टर हैं वह भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि राष्ट्र राज्य। तो यह स्टेट सेंट्रिक व्यू के बजाय क्या है, यह प्लूरलिस्टिक व्यू को बढ़ावा देने वाला है कि नहीं है? तो इस तरह से जो ट्रांसनेशनलिज्म है उसका संबंध देखिए वो शांति को बढ़ावा देने में मददगार है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शांति को बढ़ावा देगा तो सब कुछ सही ही होगा। चूँकि यह प्लूरलिस्टिक व्यू की बात करता है तो इसमें जो व्यवस्था होगी वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी, अस्थिर किस्म की होगी, अनस्टेबल टेंडेंसी देखने को मिलेगी। जो राष्ट्र राज्यों के द्वारा संचालित व्यवस्था है वो ज़्यादा टिकाऊ है, लेकिन अगर राष्ट्र राज्यों के द्वारा संचालित व्यवस्था के बजाय ट्रांसनेशनलिज्म की प्रक्रिया से जो व्यवस्था बन रही है वो अस्थिर किस्म की होती है, वो टिकाऊ नहीं होती है। क्यों टिकाऊ नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो आर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए राष्ट्र राज्य के बजाय क्या है, किस पर बल दिया जा रहा है? जो विभिन्न तरह के व्यक्ति हैं, जो समुदाय हैं और समाज हैं,
यानी कि बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना है। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई विवाद या कोई मतभेद अगर उग्र किस्म का होगा तो फिर क्या होगा, कहीं न कहीं जो संबंध विकसित हो रहे हैं उन संबंधों को भी झटका लगेगा, है कि नहीं है, झटका लगेगा। लेकिन जो समाजशास्त्री उदारवादी हैं उनका यह मानना है कि चूंकि ओवरलैपिंग ग्रुप है, ओवरलैपिंग ग्रुप है, तो वो आसानी से, यानी ओवरलैपिंग ग्रुप का अभी बताया ना कुछ देर पहले, यानी कोई व्यक्ति या कोई संगठन है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि विभिन्न देशों में उसका संबंध विकसित हुआ है, ओवरलैप कर रहा है, तो जो समाजशास्त्री उदारवादी हैं उनका यह कहना है कि यदि ओवरलैपिंग ग्रुपिंग हो रही है तो फिर आसानी से आप विरोधी खेमे में नहीं जा पाएंगे। तो यानी संघर्षों और मतभेदों को कम करने में ओवरलैपिंग जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, मदद करेंगे। ठीक है, जो व्यवस्था होगी अस्थायी जरूर होगी, उसमें ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी, लेकिन इस बात की भी ज़्यादा संभावना है कि ओवरलैपिंग ग्रुप की वजह से संघर्षों और मतभेदों विवादों को न्यूनतम स्तर पे किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से शांति निर्माण में यह ज़्यादा मददगार है। आई होप सो कि आज का हमारा जो लेक्चर है समाजशास्त्री उदारवाद पे आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो विविध घटनाएं हैं उन घटनाओं को समझने में समाजशास्त्री उदारवाद ने एक अंतर्दृष्टि प्रदान की होगी। थैंक यू।